नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर अग्रसर भारत में। मैं हूं मुकुल शर्मा। देश में पिछले एक दशक में विकास को गति देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या फिर बेहतर कनेक्टिविटी, देश अब विकसित राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर है। ऐसे में विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर सरकार की नीतियों के प्रभाव से निवेशकों का भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि भारत का दमखम अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के सकारात्मक अनुमान हो या फिर बढ़ता विदेशी निवेश, भारत आज एक मजबूत स्थिति में है, जिस वजह से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि वित्त वर्ष 2030 और 31 तक भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भी अपनी रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है। विश्व में सबसे तेज गति से उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और सक्षम नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। यही वजह है कि विश्व की दिग्गज रेटिंग एजेंसियां अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी की उम्मीद जता रही हैं। हाल ही में S&P ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत वर्ष 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। वित्त वर्ष 2030 और 31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान। वित्त वर्ष 2030 और 31 में $7 ट्रिलियन की होगी अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान से लगभग दोगुनी। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 3.6% से बढ़कर 4.5% हो जाएगी। इंडिया फॉरवर्ड इमर्जिंग पर्सपेक्टिव्स में भारत एक अग्रणी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। भारत के प्रमुख उभरते मार्केट इंडेक्स में शामिल होने के बाद से विदेशी निवेश बढ़ा है। अक्षय ऊर्जा और कम उत्सर्जन वाले ईंधन जैसी टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को अपनाने का सुझाव इसमें दिया गया है। साथ ही कृषि में बुनियादी ढांचे और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों पर भी जोर डाला गया है। रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि भारत की साख वैश्विक स्तर पर पिछले एक दशक में मजबूत हुई है। इससे पहले कॉलियर्स की ग्लोबल कैपिटल फ्लो रिपोर्ट में 2024 की पहली छमाही में भारत ने भूमि विकास स्थलों के लिए वैश्विक सीमा पार पूंजी गंतव्यों की सूची में तीसरा स्थान हासिल किया। तो वहीं US इंडिया पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष जॉन चैम्बर्स ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल सदी के लिए रूपरेखा तैयार करेगा और सदी के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था चीन से 90 से 100% ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के सकारात्मक अनुमान हो या फिर बढ़ता विदेशी निवेश, भारत आज एक मजबूत स्थिति में है। ऐसे में चीनी बाजार का विकल्प तलाश रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भी भारत अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार मजबूत स्थिति जो है वो नजर आ रही है, लेकिन विकसित होते भारत की जो मजबूत अर्थव्यवस्था है उसको लेकर अलग अलग रेटिंग एजेंसियों की बात की जाए या किस तरीके से ये मजबूत हो रही है, इसकी बानगी जो है वो नजर आ रही है और कैसे जो अलग अलग रेटिंग्स आती हैं या किस तरीके का जो विश्वास, जो भरोसा जताया जाता है उस अर्थव्यवस्था पर, इसके बारे में आपको यहाँ विस्तार से हम जानकारी देंगे, बताएंगे आपको कि कैसे लगातार जो भारत की अर्थव्यवस्था है मजबूत हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम फिलहाल बात करें तो आप देख सकते हैं 689.458 बिलियन तक ये पहुंच गया है, जो कि अब तक का सर्वकालिक यानी सबसे अधिक का है। आरबीआई ने इसकी जानकारी दी है, सर्वकालिक स्तर पर यह है। इसके साथ साथ चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, ये कहना है विश्व बैंक का। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश और रियल एस्टेट में बढ़ते घरेलू निवेश से विकास को बढ़ावा मिला है।
ये सारी बात जो है कही गई है वर्ल्ड बैंक की ओर से। साथ ही सरकार की पहलों ने कारोबारी माहौल में सुधार, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ ही विनिर्माण क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया है। ये जानकारी दी गई है वर्ल्ड बैंक के। जब हम बात करते हैं अलग अलग देखिए जो आर्थिक मंच है उनके जरिए, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो उनकी तरफ से कहा गया कि जुलाई, खासतौर से जुलाई 2024 में IMF की अगर पहले बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुमान को 6.8% से बढ़ाकर 7% किया, यानी इसको बढ़ा दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे जो पूर्वानुमान थे उनको बदला गया, उनमें लगातार संशोधन हो रहा है। और साथ ही उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था करार दिया गया, जिस वजह से लगातार एक मजबूत स्थिति जो है वो भारत की नजर आ रही है। वहीं अगर खासतौर से बात करें, भारत इस साल लगभग 8% की वृद्धि के लिए तैयार है, जो भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाता है। ये कहा है IMF, यानी अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी फंड को लेकर, IMF को लेकर ये तमाम ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की अगर खासतौर से बात की जाए तो का कहना था कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद आज से दोगुना होकर 2031 तक $7.5 ट्रिलियन के पार जाने का अनुमान जताया गया है। और इसके साथ साथ जो वैश्विक निर्यात है, वैश्विक निर्यात में भी जो हिस्सेदारी है वो दोगुना होने का अनुमान जताया है मॉर्गन स्टैनली ने। ये तमाम अलग अलग रेटिंग एजेंसियां, साथ ही कहा गया है कि 2023 से अगर हम बात करते हैं तो करीब $400 बिलियन से अधिक वार्षिक आर्थिक उत्पादन वृद्धि उत्पन्न कर सकता है, और ये 2028 में 500 बिलियन से अधिक हो सकती है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कैसे जो आम आदमी की, जब हम आमदनी की बात करते हैं उसमें इजाफा होता हुआ नजर आएगा। ये तमाम जो बदलाव हैं लगातार महसूस हो रहे हैं और अलग अलग एजेंसियां बात कर रही हैं। क्रिसिल की अगर बात की जाए तो ये कहा गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार बढ़ रही है और अगले वित्तीय वर्ष में करीब 6.8% की जो वृद्धि है, इससे जो आर्थिक वृद्धि दर है 6.8% रह सकती है। इसी गति से आगे बढ़ेगी, जबकि वैश्विक वृद्धि दर हम सभी जान रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है। और अगले 7 वर्षों में यानी 2025 से लेकर 2031 तक का जो समय है, इस दौरान आप देखिए $60 ट्रिलियन के करीब पहुंचने का अनुमान है। क्रिसिल ने भी ये जताया, तमाम एजेंसियां जो हैं लगभग उनका यही अनुमान जो है वो नजर आ रहा है। किस तरीके से लगातार जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है। जेफरीज की अगर बात की जाए तो जेफरीज ने भी ये उम्मीद जताई है कि 2030 तक इक्विटी मार्केट जो कैप है वो करीब 10 ट्रिलियन का हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक है। इसके साथ ही 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। और वहीं अगर देखा जाए तो अगले दशक में भारत की GDP में 6.5% से 7% की वृद्धि का भी अनुमान जताया गया है। तो अलग अलग अनुमान जो हैं वो जताए गए हैं, लेकिन भारत के लिहाज से सभी सकारात्मक अनुमान, तमाम जो रेटिंग एजेंसियों ने जो बातें कही हैं, और उसी वजह से वैश्विक स्तर पर जब हम देखते हैं तो एक मजबूत स्थिति फिलहाल भारत की नजर आ रही है। तो जान लिया आपने अलग अलग रेटिंग एजेंसियों की अगर बात की जाए कैसे विकसित होते भारत की जो मजबूत अर्थव्यवस्था है उसको लेकर यहाँ बातें कही जा रही हैं। ये तमाम वो आंकड़े थे जिनके जरिए हमने आपको बताया कि कैसे अलग अलग रेटिंग एजेंसियाँ जो हैं वो अपने आंकड़े दे रही हैं, उनमें बदलाव कर रही हैं, संशोधन उनमें किया जा रहा है। तो ये तो बात हुई, लेकिन इस पर हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपको बताएंगे और किस तरीके से लगातार जो रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने बदलाव किया है और कैसे जो देश की मजबूत अर्थव्यवस्था है ये और आगे बढ़ रही है उसी रफ्तार के साथ और देश को विकसित राष्ट्र बनाने की राह पर अग्रसर है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस खास पेशकश में, जिसमें आपको बता रहे हैं कि कैसे तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर अग्रसर है भारत। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना था कैसे अलग अलग रेटिंग एजेंसियों के अनुमान की बात की जाए, क्या कुछ जो उनके अनुमान थे उसमें संशोधन किया गया है। फिलहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, का परिचय आपसे करा दें। धर्मकीर्ति जोशी जी हमारे साथ हैं, मुख्य अर्थशास्त्री हैं क्रिसिल से, और डॉक्टर अमित कपूर अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास पेशकश में।
सबसे पहले धर्मकीर्ति जोशी जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, 5वें पायदान पर फिलहाल हैं, लेकिन तीसरे पायदान पर पहुंचने की जो उम्मीद है, जो रफ्तार इसमें नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्रिसिल की बात की जाए, तमाम जो एजेंसियां हैं उनका मानना यही है कि तेज रफ्तार के साथ जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारा मानना यह है कि इस साल जो करंट वित्तीय वर्ष है उसमें जीडीपी ग्रोथ 6.8% रहेगी और अगले 7 सालों के लिए 6.7% पर एनम की ग्रोथ है। तो अगर इस रफ्तार से इकोनॉमी बढ़ती है आगे तो उसका साइज जो है वो अभी 3.6 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन हो जाएगा। उसका मुख्य कारण यह है कि आपने जो हाई ग्रोथ है ना, ये कोई इंडिया के लिए कोई नई चीज नहीं है। हम मतलब 3 दशक जो आप लें अगर पैंडेमिक से पहले, तो भी हम 6.2% पर एनम पे हमने ग्रो किया। तो अब इकोनॉमी का साइज इतना हो गया है कि अगर उसमें हाई ग्रोथ मेंटेन करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे ओवरऑल साइज हो, वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, बशर्ते हम ग्रोथ को मेंटेन रखें। और ये दुनिया में सबसे मतलब बड़ी इकोनॉमीज में इससे तेज कोई और ग्रो नहीं कर रहा है। और जो विकसित देश हैं उनमें तो ग्रोथ का स्लो डाउन की बात की जा रही है अगले कुछ वर्षों में। तो एक तरह से इंडिया की अपनी ट्रैजेक्टरी रहेगी। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि जब हम बात करते हैं जो ग्लोबल लीडर्स हैं या उनके एक विकल्प की जब बात कही जाती है, तो कहीं ना कहीं चीन में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और उसी की वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो एक विकल्प की तलाश में हैं, और वहाँ पर भारत की दावेदारी जो है उसको कितना अहम और मजबूत आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो चाइना +1 पॉलिसी के तहत जो इन्वेस्टमेंट्स चाइना से बाहर निकली वो ज़्यादातर अभी तक फिलहाल वियतनाम और बांग्ला दूसरे कंट्रीज जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका लॉजिस्टिक्स है, वो हमसे बेहतर है, तो वो उन्होंने ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट किया। पर हिंदुस्तान का जो साइज़ है वो इतना बड़ा है और क्योंकि वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो वो जो फ्रेंड शोरिंग के तहत जो कंट्रीज इंडिया के साथ जियोपॉलिटिकली अलाइंड है, वहां से जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया की तरफ आती हुई आपको दिखाई देगी अगले कुछ वर्षों में। तो ये प्रोसेस बहुत तेजी से नहीं चल रहा है, जैसे इन्वेस्टमेंट वियतनाम में बहुत तेजी से मूव की, पर हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि वो प्रक्रिया जो है वो चालू हो चुकी है। जो एप्पल ने यहाँ पे स्मार्टफोन बनाना शुरू किया, उससे एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे वो पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा और मेरा ये मानना है कि जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है उसका जो शेयर है वो इंडिया में बढ़ेगा आगे चलते हुए। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर अमित, आपसे भी जानना चाहूँगा किस तरीके से आप देखते हैं पिछले 1 दशक की अगर बात की जाए तो भारत की जो साख मजबूत हुई है, जो निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जो अलग अलग रेटिंग एजेंसियों को अपने पूर्वानुमान में संशोधन करना पड़ा है, कितना अहम और महत्वपूर्ण जब हम विकसित भारत की बात करते हैं? तो जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं जी, जैसे धर्माकृति जी बोल रहे थे कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो 6.7% से आसपास रहेगा जी, बट मेरा उसमें थोड़ा सा मानना है कि जो ग्रोथ स्टोरी है हमारी वो 7.5% के करीब रहेगी जी, और 7.5 to 8% के करीब रहेगी जी। और जो हम कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी 2031 के अंदर, वो शायद उससे पहले होगी। हाँ, बट इसके अंदर जो हम आगे देख रहे हैं और इसके कारण क्या है, जो इसमें 2 या 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हुई हैं पिछले दशक में। एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से स्पेशली जो आपका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और रोड नेटवर्क है जी, तो उससे क्या रहा कि जो मूवमेंट ऑफ लेबर है और मूवमेंट ऑफ कैपिटल है और मनी है वो बहुत अच्छा आसान हुआ है जी, और उसके साथ में जो अवेलेबिलिटी है लोगों के पास ज्यादा हुई है, तो वो चीज बहुत पॉजिटिव है जी। और उसके आगे अगर हम आगे देखते हैं तो वो आगे बढ़ा भी होगा उस चीज का जी। हाँ, बट जो मेरे को इसके अंदर बस एक ही ये रहता है जी कि जब हम इंडिया ग्रो कर रहा है और जब हम एक मिडिल इनकम कंट्री बन जाएंगे तो वहां हम एक मिडिल इनकम ट्रैप में न जाए, तो गवर्नमेंट को ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू करना पड़ेगा जी। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कंटिन्यू रहना चाहिए और साथ ही साथ हमारे को अपने एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस्ड भी है जी। अगर आप देखें न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह जी, तो सब चीज हो रही है, तो ये आगे उस तरह से उसका पॉजिटिव रहेगा जी बिल्कुल। और साथ ही धर्मकीर्ति जी, अगर देखा जाए जैसा आपकी लॉजिस्टिक का आपने जिक्र किया था, तो ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर सरकार की जो नीतियां हैं वो लगातार हमें नजर आती हैं और काफ़ी हद तक कारगर भी रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर कहा जाए, जिस तरीके से जो पहल की गई हैं, जो नीतियां निकल कर आई हैं, उनका ही नतीजा हम मानकर चल रहे हैं इनको। देखिए, 2 चीजें हैं जिनके कारण इंडिया का जो ग्रोथ पैंडेमिक के बाद है वो पॉजिटिव सरप्राइज रहा है। मतलब जितना अनुमान लगाया था उससे ज्यादा तेजी से ग्रो किया है।
दो मुख्य कारण हैं। एक तो यह है कि जैसे ही हम पैंडेमिक से निकले, सरकार ने जो अपना स्पेंडिंग का जो पैटर्न था वो चेंज किया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की तरफ फोकस करना शुरू किया, खासकर बजट से जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उनमें काफ़ी तेज़ी आई। सबको पता है कि ये सप्लाई साइड डेवलप करने से ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ता है, तो एक तो वो कारण है। दूसरा ये है कि जो इस समय भारतवर्ष में जो कंपनियां हैं, जो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो माली हालत है वो बहुत अच्छी है। बैंक जो कंपनियों की लेवरेज बहुत कम है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, और बैंक्स की बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत कम है। तो एक तरह से लेंडर और बोरोवर दोनों की हालत अच्छी है, तो एक तरह से ये रेजिलियंस भी प्रोवाइड करता है और अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ एक और चीज जो हुई है, जैसा कि कपूर साहब भी बता रहे थे, कि हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अभी डेवलप नहीं हुआ है, बहुत स्कोप है अभी, पर डिजिटल हमने बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा है। तो उसका भी जो फिजिकल और डिजिटल जब आपस में मिलते हैं तो उसका एक सिनर्जी बनती है, उससे पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देता है। आपने सड़कें बनाई हैं, साथ में आपने फास्ट टैगिंग भी कर दी है, तो ट्रैफिक और ज़्यादा तेजी से मूव करेगा, आपकी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी और बढ़ेगी। तो एक तरह से हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा लाभ ना सिर्फ पेमेंट सिस्टम में, पर और कई तरह से इकोनॉमी में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो एफिशिएंसी जब बढ़ती है उसका मतलब ये होता है कि आप कैपिटल और लेबर अगर ना भी बढ़े तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये एक एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटलाइजेशन के कारण है, जिसका असर हमें आगे चलते हुए अगले कुछ सालों में भी दिखाई देगा। पर कपूर साहब ने जैसा कहा कि वो आवश्यक ये है कि हम इस प्रक्रिया को जारी रखें, रिफॉर्म की प्रक्रिया, क्योंकि हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, इन्वेस्टमेंट करिए और ग्रो करिए, जो कि जैसे चाइना में ये नहीं है, चाइना ओवर इन्वेस्टेड है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, और इनको अगर सरकार का ध्यान इनकी तरफ रहता है तो ये इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि जो ग्रोथ रेट है वो हम इसको मेंटेन कर पाएंगे, एक तरह से ग्रोथ मैराथन रन कर पाएंगे। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर जिसका असर है वो भी नज़र आता है। और साथ ही अम्बी जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि अगर हम जब बात करते हैं वैश्विक स्तर पर जो भारत की भूमिका है, वैश्विक विकास की अगर हम बात करें, अभी तक चीन या अमेरिका, इन तमाम देशों के नाम लिए जाते थे, लेकिन जिस तरीके से विश्व में तेज़ी से उभर रही है जो हमारी अर्थव्यवस्था है, किस तरीके से और जो उम्मीदें हैं और किस तरीके से जो मजबूती है वो आती हुई इसमें नज़र आएगी। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लोग इसके ऊपर बात करते रहे हैं, बट पिछले 10 सालों के अंदर अगर आप देखें तो किस कंट्री ने इकोनॉमी को मोमेंटम दिया है जी, तो वो एक इंडिया रहा है जी। ऑफ कोर्स यूएस और चाइना हमेशा ऊपर थे, बट इंडिया का जो मोमेंटम है इस वक्त बढ़ रहा है जी, क्योंकि वहां पे जो बाकी देश हैं वो स्लो डाउन में है। चाइना की इकोनॉमी के अंदर इस वक्त काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं जी, और स्लो डाउन की बात हो रही है। उनका ग्रोथ रेट शायद 4% के करीब है, यूएस हमेशा से 1.5-2% के करीब ग्रो कर रहा है। तो दैट मीन्स की जो आपका मोमेंटम है वो तो इंडिया ही देगा जी। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर ये क्वेश्चन ही है कि जिस तरह की सेक्टर्स में इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि आगे जाने वाले दशकों में स्पेशली 2 या 3 सेक्टर्स जिसमें इंडिया फोकस कर रहा है, वो हमारी जो विश्व के अंदर पहचान है वो और बढ़ाएगा, और हमारा जो उसमें रुतबा है वो बढ़ेगा जी। जैसे कि हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, ईवी व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, अभी तो हम उसको बहुत इंटरनली देख रहे हैं, बट एक बार आपने इनोवेशन करके सेमीकंडक्टर्स में आप अगले 10-15 साल में आगे जाएंगे तो एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की उम्मीद रहती है। उसी तरह से अगर हम बात करें, जो हमारा हेल्थ केयर सेटअप है वो बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये सब पॉजिटिव्स हैं और इंडिया इसके अंदर मोमेंटम ही लेगा जी। और अगर अगले 15-20 साल की हम बात करते हैं तो इंडिया को जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इंडिया डिफाइन करेगा जी, क्योंकि यूनियन एक अपना स्लो डाउन देखेगा, यूएस स्लो डाउन देखेगा, क्योंकि वो लार्ज इकोनॉमीज हो गई हैं, तो वहां पे एक लार्ज बेस इफेक्ट के कारण जो ग्रोथ है वो हमेशा लो रहती है जी। तो हमारे यहाँ पे वो मोमेंटम हम ही प्रोवाइड करेंगे जी। बिल्कुल, वो मोमेंटम जो है वो देखिए ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और खासतौर से मोमेंटम आगे भी बना रहे, इस पर आप दोनों की एक और प्रतिक्रिया जो है वो मिलूंगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस पेशकश में। लगातार आपको बता रहे हैं कैसे तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है भारत। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दोनों से आप दोनों से एक सवाल मेरा ही रहेगा। जब पहले धर्मकीर्ति जी आपके पास आना चाहूँगा, 2030-31 की हम बात करें कि तब जाकर 60 ट्रिलियन जो डॉलर की हमारी इकनॉमी होगी, लेकिन आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना, जब हम बात कर रहे हैं तीसरे पायदान को लेकर, तो कब तक जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो तीसरे स्थान पर पहुंचेगी? देखिए, हमने ये हमारी ही कैलकुलेशन है कि 7.2 ट्रिलियन है टू बी प्रिसाइज बाय 2030-31, और इसके पीछे जो जीडीपी ग्रोथ 6.7% मान हमारी प्रोजेक्शन है। तो इसमें देखिए, जब हम डॉलर में साइज इकोनॉमी का बनाते हैं तो एक्सचेंज रेट किस तरह से मूव करेगा उस पर भी निर्भर करता है, महंगाई की दर भी किस तरह से मूव करेगी उस पर भी निर्भर करता है। तो जो हमने स्टैंडर्ड अजम्पशंस के हिसाब से हमारा ये मानना है कि 7.2 ट्रिलियन होगी। अगर इकोनॉमी ज़्यादा तेज रफ्तार से बढ़ती है, जैसा कि कपूर अभी बताया इन्होंने, अभिजीत जी ने, तो उसमें फिर हम इसको जल्दी अटेन कर लेंगे। हो सकता है 30-31 से पहले भी अटेन कर लें। चलिए, 30-31 से पहले भी, यानी आपका मानना यही है कि तीसरे स्थान पर आ सकते हैं। अमित जी, आपका क्या कहना रहेगा इस पर? नहीं, तीसरे स्थान पे आ नहीं सकते, हम आएंगे ही आएंगे जी। क्वेश्चन ये है कि हम किस स्पेस पे आएंगे, कितना जल्दी आएंगे, कितना जल्दी आएंगे। बट उससे इंपॉर्टेंट ये है कि उसके अगले जो 20 साल हैं जी, अभी ये एक कंफर्म्ड बात है जी कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा ही बनेगा। बट उसके बाद क्या होगा जी, हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो कैसे राइज करेंगी, जिस तरह से हमारे को जो हमारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो कैसे चेंज होंगे, किस तरह से हमारा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज का क्रिएशन होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उसके लिए जो चैलेंज होगा आगे जाके वो ये होगा कि हम मिडिल इनकम ट्रैप में नहीं आए। क्योंकि जो मिडिल इनकम में जब आती हैं कंट्रीज तो वहां पे वो चैलेंजेस जरूर बनते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम मेंटेन करते रहें। चलिए, बिल्कुल, ये तमाम सेक्टर्स रहेंगे जिन पे नजर रहेगी और इन्हीं के बलबूते हम कह रहे हैं कि जल्द ही जो देश है वो तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाना आपने, जब हम बात कर रहे हैं हमारे देश को लेकर किस तरीके से अलग अलग रेटिंग एजेंसियों की बात की जाए, या जो मजबूत अर्थव्यवस्था है उसका आधार क्या है, उसके लिए जो सरकार की नीतियां हैं, जो पहल हैं, वो कितनी कारगर हो रही हैं। और जैसा हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे उन्होंने कहा कि तीसरा जो पायदान है वो हमने सुनिश्चित कर लिया है, जल्दी उस स्थान पर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन जो लक्ष्य है वो है विकसित भारत का, कि उसके बाद किस तरीके से जो देश है और क्या इसी मोमेंटम के साथ जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ेगी और देश को और ज़्यादा मजबूती दे पाएगी। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।